एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013, जी हाँ, पॉलिसी हरियाणा के अंदर 2013 में आई, लेकिन आज हम 2025 में बैठे हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बहुत सारे चेंजेस किए टाइम टू टाइम, जिससे कि वो बायर फ्रेंडली हो पाए। अब वो कितना बायर फ्रेंडली हो पाया ये आप सब जानते हैं, क्योंकि पेमेंट प्लान उसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ है जो एफोर्डेबल हाउसिंग में कहीं हद तक बायर के लिए चैलेंज बना हुआ है। तो क्या आप भी इस चैलेंज से जूझ रहे हैं? तो आज मैं आपको इसी चैलेंज से क्या इसके अंदर मेन कंसर्न है आपको उससे उजागर करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर लिया है तो ये खबर आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो भी खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये आपको समझना पहले ज़रूरी है। आज का ये एपिसोड डार्क रियलिटी वॉल्यूम 3 है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग की जो पेमेंट प्लान के जो कंसर्न्स हैं, जो फ्रॉड चल रहा है, उसको उजागर किया है। तो चलिए इस पेमेंट प्लान को समझने के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एक यही चैनल है जो आपकी आंखें खोल देगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पेमेंट प्लान के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। किस तरह से पेमेंट प्लान बने हुए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, पहले बताता हूं। जो पेमेंट प्लान ऑलरेडी चलते आ रहे थे, जिन्होंने खरीदा हुए हैं, उन पेमेंट प्लान्स में वो कितना फंसा हुआ, अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस करते हैं। रिजिड पेमेंट प्लान जनरली देखा जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो पेमेंट प्लान है वो आपकी टोटल कॉस्ट का हर 6 महीने पे 12.5% की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका फिक्स होती है। मतलब शुरू में 25% जो कि 90 डेज के अंदर होता है, उसके बाद हर 6 महीने के ऊपर रेगुलर पेमेंट। मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है कोई मतलब नहीं, लेकिन वो प्लान टाइम लिंक है। नो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कंस्ट्रक्शन डिले हो गया तो भी आपको वहाँ पेमेंट करनी है एज पर टाइमलाइन, क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो डेवलपर कैंसिलेशन भेज देगा। और हाँ, सबसे मजेदारी की बात, डेवलपर जो पहले 2 नोटिस होते हैं वो आपको नहीं भेजता, सीधा फाइनल नोटिस भेजेगा या सीधा कैंसिलेशन नोटिस भेजेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बचता नहीं है और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते, तो सबसे पहले वो कैंसिल करता है। क्योंकि डेवलपर की इंटेंशन भी कई बार नजर आती है कि इसको फटाफट कैंसिल कर दो। कैंसिल होगा तो डेवलपर खुद बेच पाएगा, क्योंकि आपने तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड रेट्स है उसके ऊपर लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड रेट्स पे डेवलपर को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। और अगर उसे रीसेल मार्केट में करता है या मार्केट में उसे बेचता है तो कहीं हद तक उसको फायदा ज़्यादा होता है। तो आपको भी ये सिचुएशन क्या आपने भी फेस की है? अगर आपने फेस की है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए किस तरह की सिचुएशन आपने फेस की है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बहुत सारे बायर्स जो देख रहे हैं ये भी समझना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डेवलपर के साथ, किस तरह से डेवलपर ने आपको इस पेमेंट प्लान के जाल में फंसाया है। क्योंकि ये पेमेंट प्लान जो है कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस से कहीं हद तक लिंक नहीं होते हैं। जो पेमेंट वर्सेस प्रोग्रेस है उसमें हमेशा मिसमैच देखने को मिलता है, क्योंकि टाइम शेड्यूल के हिसाब से होते हैं और काम हो ना हो पेमेंट आपको देनी है, तो इससे आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट रुक गया तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम रुके हुए हैं। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं और इन कंडीशंस पे, क्योंकि टाइम लिंक प्लान थे और आपने उसकी पेमेंट की हुई है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कितनी % पेमेंट कर दी और एक्चुअल में काम कितना हुआ, ये भी बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्लॉज था जो कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आम बायर के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग बायर के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी था। पॉलिसी आ जाती है, लेकिन पॉलिसी में अगर खामियां होती है तो बाजार को बहुत खराब कर देती है। तो वो चीज़ आप में से कितने लोगों ने देखी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर सबसे बड़ी दिक्कत, जैसा मैंने बताया, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टैग्नेंट हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई, कंस्ट्रक्शन में काम नहीं हो रहा, पेमेंट चली गई और बायर फंस गया। अब यहाँ पर बायर के पास लीगल प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड है, या है तो बहुत डिले है उसमें, क्योंकि डेवलपर ने आपको फाइनल नोटिस भेज दिया, कैंसिलेशन कर दिया और आपके पास इमीडिएट पैसे नहीं है, तो आप वहाँ फंस गए, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर यहाँ जो पेनल्टीज़ हैं, अगर पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर नज़र नहीं आती। 5 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास की पेनल्टी नज़र आती है आपको। कारपेट एरिया पे पेनल्टी कोई बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, तो डेवलपर के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नज़र नहीं आता। वो सारा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि लेंदी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो टेक्निक है, जो मेथड है,
वो कहीं हद तक, चूंकि रेरा में भी बहुत जल्दी फैसले नहीं आ रहे, या कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जाते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप घर लेने 3-4 साल में आप पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको पता लगा कोर्ट में ही आपको 5-7 साल लग गए, तो आपका जो गोल्डन टाइम है उस मकान को एंजॉय करने का वो तो ख़त्म हो चुका होता है। तो यहाँ होम लोन डिलेस को लेके भी कोई प्रोविज़न इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल चैलेंज ये तब बढ़ जाता है आपका, क्योंकि अगर बैंक किसी कारणवश डेवलपर को लोन नहीं देता है, उसके कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन अचीव ना होने के कारण, तो उस स्थिति में बैंक का डिसबर्स ना करना और आपका पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होना साथ साथ हो जाता है। और पॉलिसी में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर मेंशन नहीं होती है जो इन डिलेस को एकोमोडेट कर पाए। तो आपने डिले कर दिया, बैंक नहीं दे रहा है, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके पास कैश फ्लो नहीं है, आपने होम लोन कराया और बैंक नहीं देने के केस में डेवलपर के पास पेमेंट नहीं पहुंची और डेवलपर एज पर टाइम लिंक प्लान या प्रोग्रेस ब्रेक प्लान आपसे पेमेंट चार्ज कर रहा है और वो उस केस में आपका यूनिट डेवलपर कैंसिल करने के रास्ते ढूंढ रहा है। कुल मिला के ये चीज़ें बायर को बहुत तंग कर रही हैं। और फिर जैसा मैंने बताया कि पेनल्टी तो बहुत ज़्यादा है नहीं, बायर से कंट्रोल में चीज़ें रहती नहीं है और डेवलपर के मनमानी यहाँ चलती रहती है। फिर हिडन चार्जेस बहुत सारे इसमें नज़र आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चार्जेस, पावर बैकअप, IFMS, लेबर सेस, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, बहुत सारे चार्जेस डेवलपर उसमें एडिशनल ठोक देता है। और अब तो जैसा आपने देखा ही है कि जो प्राइस ब्रेकअप है, शुरू में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, बाद में चूँकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत नज़र आती है, जो ब्रेकडाउन्स है वो प्रॉपर नज़र नहीं आते, तो इसका खामियाजा बायर को भुगतना पड़ता है। उसके पास नए नए सरप्राइजेज आते हैं चार्जेस को लेकर, और अगर बायर उसको पे नहीं करता तो इमीडिएट कैंसिलेशन भी हो जाता है। तो ये बायर्स के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि बायर के पास तो फंड्स लिमिटेड है और कैंसिलेशन के बाद उसको अमाउंट भी कट के मिलता है, कैंसिलेशन चार्जेस भी उसके अंदर कट जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी उसके अंदर कट जाते हैं। तो बायर के पास अपील करने का, इमीडिएट रेजोल्यूशन का कोई स्कोप नहीं बचता। बायर को एक लंबी लड़ाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे वो रेरा कोर्ट है या फिर कंज्यूमर कोर्ट है। और फिर पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या लैक ऑफ वारंटी, अगर डेवलपर अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा, कई डेवलपर जो प्रॉमिस करते हैं मटेरियल क्वालिटी को लेके वो पूरा नहीं करते, तो उसको भी लेकर बहुत बड़ी सुनवाई नहीं है। क्योंकि जिसका लोन चल रहा है और कहीं रेंट पे रह रहा है, वो चाहता है जल्द से जल्द मैं अपने मकान में शिफ्ट हो जाऊं। उस केस में जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो मटेरियल क्वालिटी है, उसको भी कहीं हद तक बायर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और कई बार स्ट्रक्चरल वारंटी को लेके भी इश्यूज आते हैं। प्रीमियम प्रोजेक्ट की तरह तो है नहीं, और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कई बार स्ट्रक्चरल गारंटीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल गारंटीज है, वो भी नदारद रहती हैं। डेवलपर द्वारा एक तरह से खाका तैयार करके और पेंट करके वो दे दिया जाता है। ऐसी भी स्थिति कई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बायर्स ने फेस की है। पोजीशन डिले पे कोई कंट्रोल नहीं है, अनसर्टेनिटी है डिलीवरी की। आज भी कई सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, पेमेंट्स उसके अंदर 90-95% पेमेंट चली गई है, लेकिन प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे हैं कि जो बैंक गारंटी दी गई वही फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और अथॉरिटी ने उसको अप्रूव कर दिया, और अब वो मकान नहीं बन रहे हैं। और उन होम बायर्स का कैसे उनको घर मिल पाएगा, ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। क्या अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो इस टाइप की अप्रूवल्स दे रही है जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वही फॉर्ज्ड है? अथॉरिटी कहाँ थी जब वो चेक करने की ज़रूरत थी? अथॉरिटी को जब चेक करना चाहिए था, अथॉरिटी सो रही थी, और बायर्स उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे चूँकि वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव था और उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी खुद कर रही थी। तो ओसी डिले, पोजीशन डिले, ये सब चीज़ें बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो क्या आपके लिए टिप्स है, ये आज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको प्रोजेक्ट्स वही लेने चाहिए जो रेरा रजिस्टर्ड हो। अब मैं क्या कहूँ, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स तो कहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स भी कई रुके हुए हैं, लेकिन आपके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। बाकी सरकार पे छोड़ दीजिए और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसा प्रोजेक्ट लिया है और आपको पोजीशन मिल गया, इसका मतलब आपको भगवान के दर्शन हो गए। आपको अलॉटमेंट लेटर को केयरफुली पढ़ना है, हिडन चार्जेस देखने हैं, पेनल्टी टर्म्स देखनी है, पेमेंट कंडीशंस देखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो लीगल एडवाइस भी लेनी चाहिए। आपको प्रॉपर्टी लॉयर से मिलकर प्रॉपर लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। और एग्रीमेंट साइन करने से पहले भी अगर पॉसिबल हो तो आप उस एग्रीमेंट को लॉयर से ज़रूर पढ़वा लें, और साथ में कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को रेगुलरली साइट विजिट करके ट्रैक करें। अगर थोड़ी भी कहीं दिक्कत नज़र आती है तो आप डेवलपर को इमीडिएटली
लेटर लिख सकते हैं और कैंसिलेशन वाली स्टेज आने से पहले उस पर आप एक्ट करके कोर्ट में जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप डेवलपर जब थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करेगा उससे पहले ही आप अपने जो हक की लड़ाई को आगे बढ़ा चुके होंगे और स्टे ऑर्डर ले चुके होंगे, तो यूनिट आपकी कैंसिलेशन नहीं होगी। मतलब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। ऐसा भी देखने को आपको मिला होगा कि मान लो उस प्रोजेक्ट में 10 टावर हैं और डेवलपर ने लिखा कि 15th फ्लोर के ऊपर एक पेमेंट है, एक पेमेंट आपकी 30th फ्लोर के ऊपर है, जो भी पेमेंट माइलस्टोन दिए हुए, और वो माइलस्टोन आपके टावर में बना ही नहीं अभी, लेकिन डेवलपर आपसे पेमेंट मांग रहा है और आप पेमेंट नहीं करेंगे तो यूनिट कैंसिल। अब एक बात बताओ कि जब आपके टावर का काम ही शुरू नहीं हुआ तो डेवलपर पेमेंट कैसे मांग सकता है? लेकिन मांग रहे हैं डेवलपर, और अथॉरिटी हमारी सुस्त है, शांत है, या आंखें बंद करके बैठी है। क्योंकि डेवलपर से जब आप पूछोगे कि आप मेरे टावर में तो काम ही नहीं हुआ, तो डेवलपर कहता है मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो मीन है उस हिसाब से आपसे पेमेंट मांग रहा हूँ। किसी टावर में मैंने 20 फ्लोर बना दिए हैं, किसी में 10 बनाए हैं, तो एवरेज 15 की है जिसमें मैं पेमेंट मांग सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैं पेमेंट मांग रहा हूँ। ये डेवलपर्स की दलील होती है और बायर द्वारा फिर कुछ ऑब्जेक्शन उठाने पर कैंसिलेशन की धमकी। ये अक्सर इस अफोर्डेबल हाउसिंग की मेन परेशानी बनी हुई है। तो आप भी अपनी परेशानी किस टाइप की रही है वो आप बताएंगे तो ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं वो कम से कम नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये परेशानी शायद कुछ मैंने कवर नहीं की हो, वो भी आप देखकर इसे पढ़कर और समझ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा चेंज करने के बावजूद भी, क्योंकि पहले टाइम लिंक था और अब इसे कहीं हद तक प्रोग्रेस लिंक किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी, प्रोग्रेस लिंक चेंज करने के बावजूद भी, अभी भी कुछ डेवलपर्स ने रास्ते ढूंढ लिए, और ये रास्ते कहीं हद तक पेमेंट रिकवरी के लिए है। मतलब स्ट्रक्चर तक डेवलपर के पास 75-80% पेमेंट आ जाए, और 75-80% आने के बाद चूंकि असली पेमेंट लगती है फिनिशिंग के लिए 20%, बायर से सारी पेमेंट चलेगी और पोजीशन डेवलपर की मर्जी के हिसाब से, मतलब नमक स्वाद अनुसार डेवलपर के, आपके हिसाब से नहीं। तो बायर के लिए स्ट्रगल, ये फंसा हुआ बायर, ठगा हुआ बायर अपने आप को अफोर्डेबल हाउसिंग के मकान लेके समझता है, जबकि हाउसिंग फॉर ऑल PMAY के अंदर आता है और ये मोदी जी का सपना है। तो कैसे मोदी जी का सपना पूरा हो पाएगा, इस पे हम सबको वर्क करने की ज़रूरत है, सरकार को वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप बायर हैं तो आपको पहले सजग होने की ज़रूरत है। इस टाइप के इश्यूज़ मैं लगातार उठाता रहता हूँ और आप भी लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते रहें, तभी ये सिस्टम ठीक हो पाएगा। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।